हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं एक और वीडियो जो आपके हिंदी साहित्य का है। NTA UGC नेट JRF के लिए, ठीक है, उसके लिए यूज़फुल हेल्पफुल है, उसी के लिए ही है ये सारे वीडियोस जो भी मैं अपलोड कर रही हूँ। अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्रीवियस वीडियोस आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने लास्ट वीडियो में जो देखा है, पहले हमने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे वो देखे, फिर उसके बाद संस्कृत, पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हमने देखा अवहट भाषा। अब फिर उसके बाद हमने पुरानी हिंदी भी देखा। अब अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का संबंध किस तरीके से है, आज हम वो इस टेबल से देखने वाले हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसे आप नोट डाउन करते जाइए। तुलना का आधार, ये सारे तुलना के आधार हैं। तुलना यानी कंपैरिजन किया जा रहा है इन तीनों में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कालगत अंतर यानी टाइमिंग, ए और औ का प्रयोग, री का प्रयोग, द्वितीयकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति, व्यंजनों का प्रयोग, ट वर्ग की प्रधानता, क्ष में परिवर्तन, ठीक है। इस तरीके से आप देख सकते हो। अब ये ट वर्ग की प्रधानता, अब आपको पता ही है कि क च ट त प य ये सब क्या है, हमारे वर्ग हैं। क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ठीक है। इस तरीके से आपका वर्ग होते हैं। जैसे क ख ग घ अंग वो क वर्ग हो गया, च छ छ ञ वो च वर्ग हो गया, ट ट ड ढ वो ट वर्ग हो गया, फिर त थ द ध न त वर्ग हो गया, प फ ब भ म प वर्ग हो गया, य र ल व श वो क्या हो गया आपका य वर्ग हो गया, ठीक है। इस तरीके से होता है वर्ग। जहाँ पे दिखे तो आप समझ जाइए। अब समझते हैं इसे। कालगत अंतर हम देखें अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी का। तो सबसे पहला अगर हम इन दोनों के बाद देखें तो सबसे पहले अपभ्रंश आया, फिर अवहट आया, फिर पुरानी हिंदी आई, ठीक है। तो पहले संस्कृत, फिर पाल, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवहट, फिर पुरानी हिंदी। अब हम इनमें ये तीनों का हम देख रहे हैं। हमने देखा था कि अवहट क्या था, अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की कड़ी है। तो आप देख सकते हो कि बीच में ही वो है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया भी था। अब यहाँ पे देखिए 7वीं से 9वीं शताब्दी लगभग लगभग बोला गया है किसका टाइम पीरियड है, अपभ्रंश का, 7वीं से 9वीं। फिर वही 9वीं से 11वीं अवहट का, ठीक है। फिर लगभग बोला गया है, फिर 12वीं से 14वीं शताब्दी। अपभ्रंश में आप देखोगे तो ए और औ नहीं मिलेगा, ए और औ का प्रयोग, तो अपभ्रंश में उसका अभाव है। अवहट में मिलने लगा, जैसे कि बैल, चौड़ा, ये तो औ से चौड़ा हो गया, ऐसे बैल, ठीक है। टाइम पीरियड आपको याद रखना है। पहले ये आया तो इसमें था ही नहीं, ये आया तो इसमें यूज़ होने लगा, इसमें और ज़्यादा यूज़ होने लगा। था नहीं, मिल गया, और यहाँ पे उसका प्रयोग ज़्यादा बढ़ गया। यानी कि औ का मौर हो गया, जैसे चख है, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे देखिए री का अ ई उ ए में परिवर्तन होता है। जैसे कृष्ण का क्या हो गया, कन्ह, जैसे हम बोलने लगे ना कृष्ण का कन्ह, कान्हा जैसे बोलने लगे। फिर ऋण का ऋण ऐसे लिखने लगे, यानी ऋषि हट गया, और क्री भी हट गया। यहाँ पे री का, ये री का ही प्रयोग है ना, क में हट गया री का प्रयोग। गृह का गेह हो गया। ईजी कर रहे हैं यहाँ पे। और इसी प्रवृत्ति का और अधिक विकास हुआ। यही जो प्रवृत्ति है ना, यही चलता रहा इधर भी, और यही इधर भी चलता रहा, सेम है। ये री का प्रयोग धीरे धीरे कम होने लगा। अब यहाँ पे आगे समझिए, द्वितीयकरण व दीर्घीकरण की प्रवृत्ति। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वितीयकरण की प्रवृत्ति दिखती है। जैसे द्वितीयकरण यानी डबल कर दिया, संयुक्त व्यंजन नहीं किया, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे संयुक्त व्यंजन कैसे है, क और र मिलके संयुक्त व्यंजन हुआ ना, दो व्यंजन मिल रहे हैं, क और र, उसको क्या कर दिया, द्वितीयकरण कर दिया, डबल कर दिया। इसी क को डबल कर दिया, चक कर दिया, र हटा दिया, यानी जो संयुक्त व्यंजन थे उसे हटा दिया और डबल कर दिया। संयुक्त व्यंजनों के स्थान पर द्वितीयकरण। तो द्वितीयकरण कैसे किया, द्वित्व का मतलब क्या होता है, द्वितीय का मतलब होता है डबल, दो। तो संयुक्त व्यंजन के स्थान पर उसे डबल कर दिया, आधा का और पूरा का कर दिया। फिर कर्म, अगेन यहाँ पे र और म है, तो हम क्या देख रहे हैं कि उसे भी दीर्घीकरण कर दिया, यानी कि डबल कर दिया, म को कम कर दिया, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा धर्म को धम्म कर दिया, वही।
क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का आरंभ हुआ। जैसे वही कर्म को कम कर दिया, धर्म को धम्म कर दिया, ठीक है। और उसके बाद क्या किया, उससे भी कम किया, इसमें उसमें भी कम कर दिया, अंत ही कर दिया। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का आरंभ होता है। जैसे अब कर्म का मतलब होता है कर्म, कर्म का मतलब क्या था, कर्म का मतलब होता था, कर्म को उन्होंने किया कम, यहाँ पे समझिए, कर्म का मतलब होता था कम, उन्होंने किया इसको। अब यहाँ पे कर दिया क्या, इससे भी इजी करने का काम किया, कम से कर दिया काम, कर्म काम एक ही हो गया ना। धर्म था, धर्म से किया था उन्होंने धम्म, ठीक है, इसमें हुआ, अभट्ट में आया धर्म से धम्म, और बाद में धम्म से धाम कर दिया और इजी कर दिया। क्षतिपूर्वक दीर्घीकरण का आरंभ होता है। अब इसमें अधिक विकास हुआ, इसी चीज़ का और ज़्यादा यूज़ हुआ। व्यंजनों का प्रयोग, इसमें लिखित 5 व्यंजनों का अभाव है। यानी कि अगर हम देखें अपभ्रंश में तो ढ, न, श और श, ये षटकोण वाला, तो ये दोनों का यूज़ नहीं होता, जो डॉट है नीचे, फिर न, श और षटकोण वाला श। इसमें ढ और ढ का विकास हुआ परंतु शेष का नहीं, इन दोनों का हुआ पर ये 3 का नहीं। अब यहाँ पे क्या बोला, श और षटकोण वाला श का विकास नहीं हुआ, शेष व्यंजनों का विकास हुआ पुरानी हिंदी में, इसका और इसका विकास नहीं हुआ, बाकी का हुआ। ट वर्ग की प्रधानता, अपभ्रंश एक ट वर्ग प्रधान भाषा है। अवहट्ट में ट वर्ग की व्यापकता है किंतु सीमित मात्रा में। पुरानी हिंदी में भी अवहट्ट जैसी स्थिति है, अवहट्ट जैसी स्थिति है। क्ष में परिवर्तन, क्ष, अक्ष का क्या हो गया, ख हो गया, ख। अब ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम बोलते हैं ना दक्षिण, पर अभी गांव के साइड में आप जाओगे उसे क्या बोलेंगे, वो दक्षिण बोलेंगे। क्षेत्र होता था, क्षेत्र है ना, क्षेत्र होता था, अब उसे बाद में क्या कर दिया गया, खेत कर दिया गया। तो क्ष का क्या कर दिया गया, ख कर दिया गया। द्राक्ष यानी अंगूर होता है जो, उसे कर दिया गया दाख, और इसमें यही प्रवृत्ति बनी रही, यानी अवहट्ट में भी ऐसा ही रहा। क्ष 2 रूपों में विकसित हुआ। ख जैसे मैंने बोला आपको, क्षेत्र को छेद कर दिया तो ख, ठीक है, और दक्षिण को दक्षिण कर दिया तो पश्चिमी रूप, तथा छ पूर्वी रूप। उदाहरण, लक्ष्मण से लखन कर दिया, पश्चिमी में क्या कर दिया, उसी लक्ष्मण को लक्ष्मण कर दिया। ये क्ष को छ छाता वाला कर दिया और न की जगह पे न कर दिया। दोनों आपको देखने को मिल जाएगा हिंदी में और लोगों की भाषा में भी। ण और न, अपभ्रंश भाषा में ण मिलता है, न नहीं मिलता, इसमें भी यही प्रवृत्ति बनी रही। अभट्ट में पुरानी हिंदी में क्या हुआ, पूर्वी पुरानी हिंदी में न व पश्चिमी पुरानी हिंदी में ण की व्यापकता दिखाई देती है। अगर अब हम देखें टाइपिंग वाली बात, तो हम देखते हैं कि पहले पांडे ऐसे लिखते थे, अब कैसे लिखते हैं, ऐसे कर दिया या फिर ऐसे कर दिया, तो चीज़ें क्या हो रही हैं, बदल रही हैं, ठीक है। पहले हम देखते थे भूमंडल ऐसे लिखते थे, अब क्या कर दिया, ये कट करके यहाँ पे डॉट कर दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे ये चेंजेस क्या कर रहे हैं, इजी करने के लिए चीज़ें धीरे धीरे काफ़ी सारे कटपिट हो रहे हैं, चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, एक्स्ट्रा नहीं हो रही हैं, बल्कि उसे कम कर रहे हैं इजी करने के लिए। संज्ञा तथा कारक, अब हम देखते हैं व्याकरणगत अंतर क्या है तीनों में। अब संज्ञा तथा कारक व्यवस्था देखते हैं। अब यहाँ पे समझिए, निर्विभक्ति, निर्विभक्ति क्या होती है, बिना विभक्ति का, विभक्ति आपने पढ़ा होगा, प्रयोग आरंभ हो गए, और यही प्रवृत्ति यहाँ भी बनी रही, यहाँ भी, यानी कि अवहट्ट में भी, अपभ्रंश में भी और पुरानी हिंदी में भी यही है, क्या, बिना विभक्ति का प्रयोग ये लोग करने लगे। पर सर्गों का आरंभिक विकास होने लगा तथा संबंध कारक में का पर सर का विकास अपभ्रंश की प्रमुख घटना है। कारक आपने पढ़ा है, ठीक है, तो अब कारक कितने होते हैं आप कमेंट में बताइए मुझे, कितने कारक अभी हम पढ़ रहे हैं। पर सर्गों का विकास और बढ़ा, कर्ता कारक के लिए ने, हमने पढ़ा है ना, कर्ता ने कर को करण से संप्रदान के लिए, तो वो आपको याद होना चाहिए कारक। पर सर्गों का विकास और बढ़ा, कर्ता कारक के लिए ने तथा करण व प्रदान के लिए से पर सर का विकास प्रमुख घटनाएं हैं। और
पर सर्गों का और विकास हुआ, यहाँ पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे और बढ़ा, यहाँ पे और ज़्यादा विकास हुआ। कर्म कारक के लिए को तथा अधिकरण के लिए परसर का विकास प्रमुख घटना है। संस्कृत के 17 और प्राकृत के 12 कारकों से घटकर यहाँ उनकी संख्या 6 ही है। संस्कृत के 17 थे, ठीक है, और प्राकृत के 12 कारक थे। संस्कृत के 17 कारक थे, प्राकृत के 12 थे, और अपभ्रंश में क्या हुआ, ये सिर्फ 6 रह गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये चीज़ें देख ली, और भी है इसमें, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। रिमेनिंग पार्ट इसका देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इतना आप लर्न कीजिए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और कोई भी वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में बताइए। ओके, चैनल को सपोर्ट जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन ईजिली मिल जाए।